वेलकम बैक टू मैथ्स इजी। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12th के चैप्टर 9 यानी डिफरेंशियल इक्वेशन का वन शॉट रिवीजन। चलिए 1 मिनट से भी कम टाइम में समझते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। आपने अब तक लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन सब पढ़ रखे हैं। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। अगर हम ऑफिशियल डेफिनेशन की बात करें तो एन इक्वेशन विच हैज डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि एक ऐसा इक्वेशन जिसमें कि डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं। अब यहाँ पे देखिए y का डिफरेंशिएशन हो रहा है तो y है डिपेंडेंट वेरिएबल, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में, तो x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और साथ में यहाँ पे एक डेरिवेटिव वाला टर्म है यानी कि डिफरेंशिएशन वाला टर्म लाइक डी बाई डी एक्स, इसे कहते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो बस एक ऐसा इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट दो तरह के वेरिएबल हो और डेरिवेटिव का टर्म दिख जाए, समझ लेना कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पे डिफरेंशिएशन y का हो रहा था तो y डिपेंडेंट था, यहाँ पे डिफरेंशिएशन x का हो रहा है तो यहाँ पे x डिपेंडेंट है, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, y के, तो y इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे x और y दोनों वेरिएबल है, साथ में डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी है, तो ये दोनों ही है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशिएशन कितनी बार हो रहा है वो डिसाइड करता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है। देखिए यहाँ पे मैंने दो डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रखे हैं। y डबल डैश का मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है 2। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशिएशन सिर्फ 1 बार हो रहा है तो इसका ऑर्डर है 1। जैसे यहाँ पे 2 बार डिफरेंशिएशन हो रहा है तो इसका ऑर्डर 2 है, यहाँ 3 बार डिफरेंशिएशन हो रहा है तो इसका ऑर्डर 3 है, यहाँ y डैश है यानी कि एक ही बार डिफरेंशिएशन हो रहा है तो इसका ऑर्डर 1 है। तो ये है डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर। तो ऑर्डर इज जस्ट कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में कितनी मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएशन हो रहा है उसे ऑर्डर कहते हैं। ठीक, अब डिग्री क्या होता है, हायर डेरिवेटिव के टर्म में क्या पावर है वही है उसकी डिग्री। हायर डेरिवेटिव का जो टर्म होता है उसके ऊपर क्या पावर है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हायर डेरिवेटिव कितनी बार हो रहा है, लेकिन डिफरेंशिएशन कितनी बार हो रहा है ये तो ऑर्डर है। अब उस हायर डेरिवेटिव के टर्म में क्या पावर है, दैट इज डिग्री। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में हायर डेरिवेटिव के टर्म में जो पावर होती है उसे डिग्री कहा जाता है। अब मान लीजिए कि इसमें हायर डेरिवेटिव के टर्म में 3 पावर है तो इसकी डिग्री हो जाएगी 3। अब इस एग्जांपल में देखते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम डिफरेंशिएशन 3 बार हो रहा है तो हायर डेरिवेटिव के टर्म में कौन सी पावर है, 1 पावर है, यहाँ पे 3 पावर है, यहाँ पे 2 पावर है। तो हमें इन ज़्यादा पावर्स को देखना ही नहीं है, हमें ये नहीं करना है कि जो सबसे बड़ी पावर है वही उसकी डिग्री हो जाएगी। डिग्री ऐसे डिसाइड नहीं होती है, डिग्री के लिए आपको हायर डेरिवेटिव के टर्म को प्रायोरिटी देनी है। तो हायर डेरिवेटिव के टर्म पे तो 1 पावर है इसलिए इसकी डिग्री हो जाएगी 1 और ऑर्डर 3 होगा क्योंकि मैक्सिमम 3 बार डिफरेंशिएशन हो रहा है। ठीक है, तो ये है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसकी ऑर्डर एंड डिग्री। देखिए ऐसा नहीं है कि डिफरेंशियल इक्वेशन आप सिर्फ अभी से पढ़ते आए हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन अनऑफिशियली आप बहुत पहले से पढ़ते आए हैं, लेकिन आपको ये नहीं मालूम था कि डिफरेंशियल इक्वेशन है। आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री के कई सारे डेरिवेशन में कई बार इस तरह के इक्वेशंस को देखा था, हमने इसे सॉल्व भी किया था, लेकिन आपको तब ये नहीं मालूम था कि डिफरेंशियल इक्वेशन है, हम जस्ट उसको एक एज अ डेरिवेशन ट्रीट कर रहे थे। अब क्लास 12th में आपको ऑफिशियली बताया जाता है कि यार अब तक जिस इक्वेशन को आप सॉल्व कर रहे थे ना, असल में वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब छोटे से इंट्रोडक्शन के बाद बात करते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन में आगे क्या है। इस ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन कितनी बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, 2 टाइम, तो ऑर्डर इज 2। लेकिन अगर मैं आपसे डिग्री पूछूं, डिग्री का मतलब हायर डेरिवेटिव का टर्म में क्या पावर है, तो इसके ऊपर क्या पावर है, 1 ही तो पावर है, तो इसकी डिग्री है 1। ठीक, इसका ऑर्डर और डिग्री ऑर्डर 1 क्योंकि डेरिवेटिव 1 टाइम, y डैश मतलब एक डिफरेंशिएशन, एक बार डिफरेंशिएशन हो रहा है और इसके ऊपर पावर क्या है, 1 ही है, तो इसकी डिग्री है 1। ठीक है, अभी अगर नहीं क्लियर हुआ है इस एग्जांपल से समझते हैं। बच्चों इसका ऑर्डर क्या है पहले देख के बताइए, क्योंकि 2 बार मैक्सिमम डिफरेंशिएशन हो रहा है तो इसका ऑर्डर और डिग्री क्या है, डिग्री 4 कुछ लोग बोल रहे हैं,
लेकिन 4 नहीं है, क्योंकि डिग्री का मतलब हायर डेरिवेटिव के जो टर्म है उसकी ओर पावर देखना है। तो 4 सबसे बड़ी पावर है, लेकिन किसके ऊपर है? ds/dt के ऊपर। इसे प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। हम लोग को देखना है हायर डेरिवेटिव के टर्म में क्या पावर है, तो उसमें तो 1 ही पावर है, तो इसकी डिग्री 1। क्लियर हुआ? मैक्सिमम पावर नहीं देखना है, हायर डेरिवेटिव के टर्म में क्या पावर है ये हमें देखना है। अगर ऐसी बात है तो आप बताइए, इस वाले एग्जांपल, सब एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इसका ऑर्डर डिग्री, ऑर्डर है इसका 3 बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, और डिग्री डिग्री 2। सही है? चलो अब सुमित के लिए एक क्वेश्चन। नहीं, आप इसका बताना ना। चलो अब सुमित बताओ, इसका ऑर्डर और डिग्री क्या है? ऑर्डर 3, डिग्री 1। सही है? 3 बार मैक्सिमम डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो इसका ऑर्डर, ठीक है, और डिग्री क्यों है इसकी 1? सबसे बड़ी पावर को देख के भ्रमित नहीं होना है। इसकी डिग्री 3 नहीं है, इसकी डिग्री 1 है। पावर ऑन द हायर डेरिवेटिव टर्म, हायर डेरिवेटिव का जो टर्म है उसके ऊपर क्या पावर है? तो इसके ऊपर 1 पावर है। आई होप इतना क्लियर है। अब एक यहाँ पे एक सिचुएशन आती है जब डिग्री डिफाइन नहीं होती है। एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन में कई बार डिग्री डिफाइन नहीं होती है। कब नहीं होती है? सुन लीजिए, अगर डेरिवेटिव का टर्म ट्रिग्नोमेट्री में फंसा हुआ है, साइन y डैश कॉस dy/dx, ऐसा सिचुएशन अगर है, ठीक है। अब देखो, अब एक छोटा सा कंफ्यूजन आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म से हमें कोई प्रॉब्लम है। ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में डेरिवेटिव का टर्म नहीं होना चाहिए, यानी dy/dx नहीं होना चाहिए, y डैश नहीं होना चाहिए। वैसे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म हो सकता है, sin x हो सकता है, sin y हो सकता है, लेकिन sin dy/dx नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ऑर्डर तो तुम वैसे ही बताओगे जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, लेकिन डिग्री डिफाइन नहीं होगी। इसके लिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसका क्वेश्चन। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 4। देख के बताइए बच्चों, क्या है इसका ऑर्डर और डिग्री? d²y/dx² प्लस कॉस dy/dx इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है, d²y/dx² का स्क्वायर प्लस कॉस dy/dx इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहले इसका ऑर्डर बताइए, क्योंकि मैक्सिमम डिफरेंशिएशन 2 बार हो रहा है, तो ऑर्डर 2 है, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिग्री, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री में डेरिवेटिव का टर्म है, तो डिग्री नॉट डिफाइंड, ऑर्डर 2। क्या हो रहा है? 5th क्वेश्चन है, उसमें ऑर्डर एंड डिग्री बताना है। d²y/dx² इक्वल टू cos 3x प्लस साइन 3x। इसको ऑर्डर और डिग्री बताओ। हाँ, क्यों नॉट डिफाइन बोल रहे थे अभी? तो क्योंकि उस समय हंस रहे थे जब मैं समझा रही थी। हाँ, अब लकी तुम बताओ। ऑर्डर 2 है, डिग्री हमने तुमको पहले ही शुरू में ही मैंने वो डाउट क्लियर कर दिया था कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म से कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका डिग्री क्या होगी? 1, क्योंकि हायर डेरिवेटिव की टर्म पे 1 पावर है। ऐसा नहीं है कि जब जब ट्रिग्नोमेट्री की टर्म आ जाए तो हम कह देंगे डिग्री नॉट डिफाइंड। हम डिग्री नॉट डिफाइंड कब कहेंगे? जब साइन के जो एंगल है उसमें dy/dx हो जाए, या फिर ऐसा हो जाए, साइन कॉस में ये हो, तो हम कहेंगे डिग्री नॉट डिफाइंड। क्लियर है? अब बच्चों, मैंने जो आपको लिखा था कि पूरी चीजें जो पढ़ना है उसमें 2 पॉइंट हो चुके हैं। इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस कर लिया है
तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होते हैं, ऑर्डर एंड डिग्री भी डिस्कस कर लिया है। अब थर्ड नंबर पे देखिए क्या लिखा है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, ये तो हमें अच्छे से पता चल गया है कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब कुछ इस तरह का इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव का टर्म हो, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, याद रखिएगा, वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज इट्स सॉल्यूशन। होता क्या है कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका वैल्यू ही उसका सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अब इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, y। तो अगर तुम किसी तरीके से y निकाल पाते हो तो y की वैल्यू ही उसका सॉल्यूशन है। अब dy बाई dx से y कौन दे सकता है, सोच के बताओ। y यानी कि डेरिवेटिव तब कब हट सकता है, इंटीग्रेशन से। अगर डेरिवेटिव का इंटीग्रल हो जाए तो y आ जाएगा, और इसीलिए ये एप्लीकेशन है इंटीग्रेशन का। हर एक क्वेश्चन में हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे, हमने जो अब तक पढ़ रखा है इंटीग्रेशन में उनका यूज करके। कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रल नहीं आएगा, जैसे इंटीग्रेशन में कॉम्प्लिकेशंस थे वो पूरा बनाना और फिर वो सब उतना डिफिकल्ट नहीं आएगा, कोई सिंपल ही इंटीग्रेशन रहेंगे। जिससे भी इंटीग्रेशन आता है वो इसे आसानी से पढ़ सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए कि भाई इंटीग्रेशन, क्योंकि कुछ सीमाएं हैं, कुछ लिमिटेशन होती है इंटीग्रेशन की। क्या इंटीग्रेशन की लिमिटेशन हम अभी जानते हैं, हम अभी सिर्फ एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना जानते हैं। अगर एक्स का फंक्शन है तो हमको dx चाहिए, लेकिन अगर x के y आ जाए तो हम इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। बस यही सिचुएशन यहाँ बनानी पड़ती है, y को dy की तरफ भेजना रहता है, x को dx की तरफ भेजना रहता है। जब ऐसा सब कुछ हो जाता है तो इंटीग्रेशन ही करना है। कुल मिला के तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेशन कर करके उसका क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। समझ गए। अब तुम जानते हो कि जब भी तुम इंटीग्रेशन करते हो तुम्हें कांस्टेंट ऐड करना होता है, क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है ना। तो जब तुम y की वैल्यू निकालते हो, ऑब्वियसली x का फंक्शन आएगी y की वैल्यू और एक कांस्टेंट ऐड होगा। तो जब तुम सॉल्यूशन कांस्टेंट के टर्म में कांस्टेंट के फॉर्म में निकालते हो उसको कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन, डिफरेंशियल इक्वेशन के दो सॉल्यूशन होते हैं बच्चों, एक जनरल सॉल्यूशन, दूसरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन समझ आ गया, डिफरेंशियल इक्वेशन को सिचुएशन ठीक करके इंटीग्रेट करना है और y की वैल्यू निकालनी है। y की ही नहीं, किसकी वैल्यू, डिपेंडेंट वेरिएबल की। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल x है तो x की निकालनी है, अगर डिपेंडेंट वेरिएबल t है तो t की निकालनी है। तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है c के फॉर्म में, तो वो जनरल सॉल्यूशन है। और अगर तुम किसी तरीके से c की वैल्यू निकाल पाते हो, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें ना डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ साथ कुछ ऐसा दिया रहेगा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके साथ ये दिया है x और y की वैल्यू। ये क्यों दिया है, ताकि हम अपने सॉल्यूशन में रखें और c की वैल्यू निकाल सके। जब c की वैल्यू तुम निकाल के जनरल सॉल्यूशन में रख दोगे वो क्या कहलाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में थोड़ा सा 2-3 स्टेप ज्यादा काम करना पड़ता है, और जो फुल वेटेज क्वेश्चन यहाँ पे 5 मार्क्स के अगर आएंगे तो यहीं से आएंगे वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन से। ठीक, तो यहाँ तक पढ़ेंगे, मेथड सीखेंगे, लेकिन उसके पहले अभी हम फिलहाल बस ये जान लिए हैं कि सॉल्यूशन इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। अब हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए रेडी हैं। कौन सी एक्सरसाइज, सेकेंड एक्सरसाइज। अब हम लोग 9.2 करने के लिए बेसिकली रेडी हो चुके हैं, चलिए देख लेते हैं। अब 9.2 में क्या इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, देखिए मैं इंस्ट्रक्शन पढ़ रही हूँ। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट सॉल्यूशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें सारे क्वेश्चन में हो क्या रहा है, आपको एक y की वैल्यू दी है, देखिएगा इधर y की वैल्यू दी है और साथ में डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है। ये पूछ रहे हैं क्या इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन यही है। ठीक, तो आपको क्या, अभी हम तो सोल्यूशन तुम लोगों को कैसे निकालना बताए ही नहीं है, तो आपको इसमें वो सब मेथड नहीं लगानी है, सिर्फ ये पता करना है कि इस y से ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा या नहीं।
तुम अभी यही समझे हो ना कि डिफरेंशियल इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू ही इसका सोल्यूशन होता है। तो तुम्हें सिर्फ इतना करना है, इस y से ये आ सकता है कि नहीं ये पता करना है। तो y तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए y डैश चाहिए और y डबल डैश चाहिए, डैश मतलब डेरिवेटिव, तो इस y से निकालो y डैश डिफरेंशिएट करके, तो इसका डेरिवेटिव ex 1 का 0, फिर से डिफरेंशिएट किए तो फिर से वही आ गया, वो तो हम जानते जितनी बार करेंगे उतना ही आएगा। अब इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या आ जाएगा, y डबल डैश माइनस y डैश इज 0, देख सकते हैं इससे ये आ गया है। तो यस ये इसका ही सलूशन है, बस यही करना है, ठीक है। तो ये आपको 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में ऐसे दिए जा सकते हैं, बाकी चांसेस कम है यहाँ से क्वेश्चन बनने के, एमसीक्यूज या 1 और 2 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पे एक 4th क्वेश्चन भी लिखा है, चलिए जल्दी से देख लेते हैं। रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका डिफरेंशियल इक्वेशन है y डैश इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए देखते हैं कि इससे आता है कि नहीं ये। सबसे पहले हमें ये तो समझ में आ गया है कि डिफरेंशिएट करना है इस y को, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि इसको कैसे डिफरेंशिएट करना है। रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ये 2 से 2 कैंसिल, तो y डैश इज इक्वल टू एक्स अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या आपको लाना ये है, यानी तुम्हारा राइट हैंड साइड ये है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। योर राइट हैंड साइड इज व्हाट, एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स वाई मतलब ये, ठीक है। तो अब देखिए ऊपर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कैंसिल होके क्या बचेगा, और x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या था, y डैश, यानी कि राइट हैंड साइड एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y डैश इज ट्रू, यानी इस y से ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाता है। तो यस दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे तो देखिए y डैश आ गया आपका, चुप, y डैश आ गया आपका, फिर राइट हैंड साइड क्या था, एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें y की वैल्यू पुट कर दिए तो आपका ये रिलेशन वेरीफाई हो गया। तो यस y is the solution of this differential equation. So methods of solving differential equation. There are 3 methods of solving differential equation. Differential equation को solve करने की 3 मेथड आपके सिलेबस में है। पहली है वेरिएबल मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेशन, इसमें क्या करते हैं वेरिएबल अलग अलग करके इंटीग्रेट कर देते हैं। दूसरी मेथड है मेथड ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, पहले आप ये समझेंगे कि भाई होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होते हैं और उन्हें सॉल्व करने के लिए एक अलग स्पेसिफिक मेथड है, वो है सेकंड मेथड। और थर्ड मेथड है मेथड ऑफ फॉर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, पहले हम ये समझेंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होंगे और फिर उनको सॉल्व करने की एक अलग मेथड होती है, उसे पढ़ लेंगे। तो ये 3 मेथड हमारे सिलेबस में है और इन्हीं पे बेस्ड है हमारा चैप्टर 9। चलिए फटाफट से फर्स्ट मेथड की ओर बढ़ते हैं। अब जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना, तो हमें एक से ज़्यादा ऑर्डर और डिग्री वाले डिफरेंशियल को सॉल्व करना नहीं सीखना है, हमें सिर्फ क्या सीखना है, सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उसमें डेरिवेटिव एक ही बार होगा और उसके ऊपर पावर भी एक होगी। आप जब 12 से आगे पढ़ाई करेंगे तो आपको ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेंगे सॉल्व करने को, एंड देयर आर वेरियस मेथड्स फॉर सॉल्विंग दिस। लेकिन अभी की अगर फिलहाल की बात की जाए तो हमें फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन ही सॉल्व करना है। अब सवाल ये उठता है कि कैसे करना है, तो ये एक्चुअली हम लोग पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि कहीं ना कहीं घुमा फिरा के इंटीग्रेशन करना है। लेकिन जरा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होता क्या है और कितनी मेथड्स हैं। तो मेथड्स ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन, देयर आर 3 मेथड्स ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की 3 मेथड आपके सिलेबस में है। पहली है वेरिएबल मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेशन, इसमें क्या करते हैं वेरिएबल अलग अलग करके इंटीग्रेट कर देते हैं। दूसरी मेथड है मेथड ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, पहले आप ये समझेंगे कि भाई होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होते हैं और उन्हें सॉल्व करने के लिए एक अलग स्पेसिफिक मेथड है, वो है सेकंड मेथड। और थर्ड मेथड है मेथड ऑफ फॉर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, पहले हम ये समझेंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होंगे और फिर उनको सॉल्व करने की एक अलग मेथड होती है, उसे पढ़ लेंगे। तो ये 3 मेथड हमारे सिलेबस में है और इन्हीं पे बेस्ड है हमारा चैप्टर 9। चलिए फटाफट से फर्स्ट मेथड की ओर बढ़ते हैं। ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अब ऑफिशियली हम लोग ये सीखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक, एज वी हैव डिस्कस्ड देयर आर 3 मेथड्स व्हिच यू हैव टू स्टडी। मेथड नंबर 1 इज मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेशन या वेरिएबल सेपरेशन मेथड। ठीक है,
होता क्या है कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब एक ऐसा इक्वेशन जिसमें dy बाई जी एक्स हो, यानी कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो, डिपेंडेंट वेरिएबल हो और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। डिपेंडेंट वेरिएबल y जिसका डिफरेंशिएशन हो रहा है दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है x के, इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कुल मिला के एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि आपको दिया हुआ है सॉल्व करने के लिए। तो फर्स्ट मेथड कहती है, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जो इसका जब सॉल्यूशन करना होगा, जब व्हेन वी हैव टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि हमें जब सॉल्यूशन निकालना होगा, तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, करना क्या है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट ओवर हियर। आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है कि इसके डिपेंडेंट वेरिएबल y की वैल्यू निकालनी है, यानी dy by dx से y निकालना है। यानी कैसे मिलेगा ये, इंटीग्रेशन से। दैट्स व्हाई इट इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। लेकिन हर समय सिचुएशन नहीं होगी कि हम इंटीग्रेशन इतनी आसानी से कर पाए, तो हमें तरह तरह की मेथड्स लगानी पड़ेगी ताकि हम इसे सॉल्व कर सकें। लास्ट में करना इंटीग्रेशन ही है। तो फर्स्ट मेथड क्या कहती है, नाम से ही समझ में आ रहा है, वेरिएबल सेपरेशन, वेरिएबल को अलग अलग करना, ठीक। क्योंकि जो इंटीग्रेशन हम पढ़ रहे हैं उसकी एक लिमिटेशन है कि अगर तुम x के फंक्शन को इंटीग्रेट करते हो तो तुम्हें dx ही चाहिए, अगर तुम y के फंक्शन को इंटीग्रेट करते हो तो तुम्हें dy चाहिए। लेकिन पहले ऐसा नहीं रहेगा, तुम्हें क्या करना होगा, सेपरेट करना होगा, x के फंक्शन की तरफ dx लेके जाना है, y के फंक्शन की तरफ dy। इसको नहीं दिख रहा है बॉय, दोस्तों तुम आके बैठ गए उसके। तो x के फंक्शन की तरफ dx, y के फंक्शन की तरफ dy ले जाना है, मतलब हमने वेरिएबल सेपरेट कर दिया। एंड आफ्टर सेपरेटिंग वेरिएबल्स वी हैव टू इंटीग्रेट, ठीक है। तो क्या कहती है वेरिएबल सेपरेशन मेथड, दो स्टेप में। पहले स्टेप में वेरिएबल सेपरेट करना है, सेपरेट द वेरिएबल एंड इंटीग्रेट। एग्जांपल से समझते हैं, ऐसे नहीं समझ आ पाएगा। देखिए, मान लीजिए बच्चों कि आपके पास एक इक्वेशन है x dy इज इक्वल टू y प्लस 1 dx। मान लेते हैं ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। या और इस थोड़ा सा और बिगाड़ देते हैं इसको, मान लो ऐसा दिया होगा, ऐसा दिया था, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन लग रहा है। सपोज दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन, कह रहा है कि सॉल्व करिए। तो पहले ये बात कंफर्म करिए कि सॉल्व करने का मतलब क्या है। सॉल्व करने का मतलब y की वैल्यू निकालना है, ठीक, करना इंटीग्रेशन है कहीं ना कहीं। तो मेथड नंबर 1 यूज करते हैं। हम क्या करेंगे, इसका वेरिएबल सेपरेट करेंगे। तो तुम चाहोगे कि dy की तरफ कौन आ जाए, y का फंक्शन। तो पहले तुमने ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखा। नाउ यू नो कि तुम्हारा गोल क्या है, यू हैव टू सेपरेट y एंड dy, मतलब y का फंक्शन। तो y प्लस 1 पूरा इधर आ जाएगा और dx के साथ कौन चला जाएगा, ये x। तो ऐसा हो जाएगा, देख सकते हैं वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं, y के फंक्शन के साथ dy, x के फंक्शन के साथ dx। ये होना चाहिए। जब ऐसा हो जाए तो क्या लिखेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग। तुम्हारी जो प्रॉब्लम थी यहाँ पे कि इंटीग्रेशन तुम पहले नहीं कर सक रहे थे क्योंकि सिचुएशन नहीं थी ना, तुम्हें x के साथ dx चाहिए था, y के साथ dy चाहिए था, अब मिल चुका है। तो विल इंटीग्रेट बोथ द साइड। जैसे ही आप अब जैसा इंटीग्रेशन आप जानते हो वैसे ही इंटीग्रेशन इसका कर लीजिए। 1/y का इंटीग्रल log y, तो 1/y प्लस 1 का इंटीग्रल, ठीक है। 1/x का इंटीग्रल log x प्लस कांस्टेंट ऐड करते हैं, ठीक। तो c भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा जिस टाइप के टर्म होंगे ना वैसा ही कांस्टेंट ऐड करना। सब log log में तो हम लोग क्या ऐड करेंगे, log c भी एक कांस्टेंट है और log c भी एक कांस्टेंट है, बट चूंकि सारे टर्म्स log में है तो हम log c ऐड कर देंगे ताकि और सिंपलीफाई हो सके, ठीक है। अब इधर log की प्रॉपर्टी लगा दीजिए, तो log xc हो जाएगा, m प्लस m इंटू n होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा log y प्लस 1। अब दोनों साइड से log हटा सकते हैं, एंटी लॉग लेंगे, मतलब हट गया ये। तो y प्लस 1 इक्वल टू xc, y इज इक्वल टू xc माइनस 1। देख सकते हैं कि हमें सोल्यूशन मिल गया है। कौन सा सोल्यूशन है ये, सोल्यूशन भी दो टाइप के होते हैं। जब सोल्यूशन कांस्टेंट के फॉर्म में होता है उसको क्या कहते हैं, बोलिए जो लोग पढ़े थे, जनरल सोल्यूशन। व्हेन सोल्यूशन इज इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट इट इज जनरल सोल्यूशन, ठीक है। स्टार्टिंग के क्वेश्चन में जनरल सोल्यूशन ही निकालना है, कुछ क्वेश्चन में लास्ट एक पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है, तो वो हम आपको बताएंगे। तो कुल मिलाकर समझ क्या आया, वेरिएबल सेपरेशन मेथड में डिफरेंशियल इक्वेशन के वेरिएबल सेपरेट करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, है ना। दिस इज द मोस्ट इजी मेथड, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। तो चलिए अब हम लोग हमारी
एनसीईआरटी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। किस एक्सरसाइज में इसके क्वेश्चंस मिलेंगे बच्चों? ओल्ड बुक की बात करें तो 9.4 और न्यू बुक की बात करें तो 9.3। पूरी एक्सरसाइज में वेरिएबल सेपरेशन मेथड ही लगाना है। क्या आप पहचान पाओगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? बिल्कुल भाई, साक्षात डेरिवेटिव का टर्म है इस इक्वेशन में। इट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्व करना है, वो तो खैर क्वेश्चन नहीं लिखा रहेगा। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। आप इतना समझ गए कि डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व करना है। जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन देखना, पहले सोचना पहली मेथड के बारे में। क्या हम वेरिएबल अलग अलग कर सकते हैं? क्या x की तरफ dx, y की तरफ dy भेजा जा सकता है? चलिए देख लेते हैं। dy इज इक्वल टू dx को धर दो, ये तो पूरा x ही खत्म है। सो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। dx चला गया इधर। क्या वेरिएबल सेपरेट हो गए? बिल्कुल हो गए। बहुत इजी था यहाँ पे, क्योंकि y का कोई टर्म था ही नहीं। तो dy बस इधर रख दिए, x का टर्म उधर। तो हम चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, वेरिएबल्स आर सेपरेटेड सो ऑन इंटीग्रेटिंग, या फिर आप ऐसा ना बताओ कि वेरिएबल सेपरेट हो गए, सीधे लिख दो इंटीग्रेटिंग। लेकिन पहला क्वेश्चन है, इसलिए हम ये मेंशन करना चाहेंगे कि हमने वेरिएबल सेपरेट कर लिए। वेरिएबल्स आर सेपरेटेड सो इंटीग्रेटिंग। चलिए दोनों साइड इंटीग्रेशन करना है, मैंने उसमें समझाया था एग्जांपल में। इंटीग्रल dy इज इक्वल टू इंटीग्रल, जो कुछ भी लिखा है यहाँ पे उसको इंटीग्रेशन साइन के अंदर लिख दीजिए। क्या तक क्लियर है बच्चों? चलिए अब कैसे करना है इंटीग्रेशन। आपने अब तक जो भी पढ़ा है, कैसा टाइप का इंटीग्रल है? इंटीग्रल यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री से इजी करना पड़ेगा इसको, है ना। अगर ऊपर cos और नीचे 1 प्लस sin x होता तो सब्स्टिट्यूशन से हो जाता, लेकिन यहाँ देख सकते हैं दोनों साइड cos है, तो ट्रिग्नोमेट्री अभी तो इंटीग्रेबल नहीं है ये, यानी अब पूरा बाकी का सिर्फ सब इंटीग्रेशन की मेथड से है। मैं आपको फिर से बताऊंगी कि डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसा कोई बहुत डिफिकल्ट इंटीग्रल नहीं आएगा, ऐसा आएगा जिसे आप आसानी से कर पाओगे। ठीक, तो ये हम पहचान रहे हैं कि वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस इंटीग्रल बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी लगाना है और इसे सिंप्लीफाई कर लेना है। चलिए 1 माइनस cos x को क्या लिखते थे? 1 प्लस cos x को प्लस हो तो cos और माइनस हो तो sin। ठीक है, तो ये हो गया आपका। चलिए इसे इधर इंटीग्रेशन कर लेते हैं। कुछ नहीं लिखा है यानी कि 1 है। 1 का इंटीग्रल y के रिस्पेक्ट में क्या होता है? y। 1 का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में तुम अब तक क्या बोले थे? x बोले थे, लेकिन अब x मत बोल देना क्योंकि y के रिस्पेक्ट में हो रहा है। y इज इक्वल टू, ये क्या चीज है बच्चों? tan स्क्वायर x/2 dx। अगर ये स्क्वायर ना होता तो फिर कुछ और बात होती, क्या cos x को t मान लेते, sin x dt में चलते सब्स्टिट्यूशन होता, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता। बट हाँ sin थीटा बाई cos थीटा tan होता है, tan स्क्वायर x/2। फिर से सोचिए क्या tan स्क्वायर का मालूम नहीं है, sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख देंगे इसको, तो याद आएगा आपका sec स्क्वायर x/2 माइनस 1। नाउ इट इज इंटीग्रेबल, अब ये इंटीग्रेबल है, अब हो जाएगा इंटीग्रेशन। ठीक है, y इज इक्वल टू sec स्क्वायर x/2 का इंटीग्रल, जैसे tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर होता था, sec स्क्वायर का इंटीग्रल tan x/2, लेकिन ध्यान से ये x नहीं है x/2 है, तो क्या करना है? एडिशनली 1 x/2 का डेरिवेटिव यानी कि 1/2 से डिवाइड, तो क्या 2 लिख सकते हैं यहाँ? 1/2 से डिवाइड को ऊपर 2 लिख सकते हैं, माइनस 1 का इंटीग्रल x प्लस, यहाँ log c की जरूरत नहीं है क्योंकि log का टर्म नहीं है। समझ गए? ये चीज जिसने समझ लिया कब c कब log c, तो फिर वो कोई प्रॉब्लम नहीं है डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि पूरा इंटीग्रेशन ही तो है। ठीक है, देख सकते हैं कि हमने y निकाल लिया है। दिस इज द सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि ये कांस्टेंट c की टर्म है। दिस इज जनरल सॉल्यूशन। तो आप देख सकते हो कि एक्सरसाइज क्वेश्चन अगर चूंकि मेथड समझ चुके आप देख सकते हो कि सब क्वेश्चन में ऑलमोस्ट वैसा ही करना है, वेरिएबल सेपरेट करके इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 4, क्या होगा इंस्ट्रक्शन, क्या होगा? सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, ऐसा कुछ लिखा हुआ हो सकता है। तो आप जब dy dx देखना समझ जाना डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब पहली मेथड क्या सोचनी है? वेरिएबल सेपरेशन। ट्राई करना है कि वेरिएबल इसके सेपरेट हो पाते हैं या नहीं, देख लेते हैं। हमारा टारगेट हमें पता है कि x की तरफ, x और dx की तरफ एक साइड लेके आना है। तो सबसे पहले तो क्या कर लेते हैं अपन, शोर में किसकी आवाज आ रही है? आधे टर्म को उधर भेज देते हैं। ठीक है, आधे टर्म को उधर भेज दिया। अब dx के साथ ये आएगा 10x, क्योंकि x के सारे फंक्शन एक तरफ करना है तो 10x भी इधर लाना पड़ेगा, तो ये नीचे चला आएगा, इक्वल्स टू नेगेटिव sec स्क्वायर y dy अपॉन 10y। ठीक है, क्या वेरिएबल सेपरेट हो गए?
y dy की तरफ y के फंक्शन, dx की तरफ x के फंक्शन। तो हम लिखेंगे वेरिएबल्स आर सेपरेटेड नाउ ऑन इंटीग्रेटिंग। अब इंटीग्रेशन कर लेंगे। इंटीग्रेटिंग सेक स्क्वायर x dx अपॉन tan x इक्वल टू इंटीग्रल, माइनस बाहर कर देते हैं, सेक स्क्वायर y dy अपॉन tan y। जिसे इंटीग्रेशन आता है वो समझ चुका है कि इसे कैसे इंटीग्रेट करना है। कैसे? t सब्स्टिट्यूशन, लेट tan x इज इक्वल टू t, ऊपर डेरिवेटिव बैठा है, तो सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। और यही सिचुएशन यहाँ होगी, लेकिन अब यहाँ t नहीं मानेंगे, कुछ u वगैरह ले सकते हैं, है ना। tan y इज इक्वल टू u। अब जल्दी से लिख लेते हैं क्या होगा, सेक स्क्वायर y dy इज इक्वल टू du। सेम वैसे ही, नाम बदला है, हो वही चीज रही है। चलिए इंटीग्रेट कर लेते हैं, रखो यहाँ पे सब कुछ। सेक स्क्वायर dx क्या हो गया बच्चों, dt बाई t, और इधर du बाई u, है ना। इंटीग्रेट करेंगे 1 अपॉन टी का इंटीग्रल, प्लस लॉग सी। यहां तक क्लियर? मॉड टी, सी की जगह लॉग सी ऐड करना था, इसको समझ गए, है ना। तो लॉग मॉड टी, इधर पे लॉग की प्रॉपर्टी लगा देते हैं। लॉग की प्रॉपर्टी में जो माइनस वाला होता है वो नीचे जाता है, प्लस वाला ऊपर, लॉग m माइनस लॉग n। माइनस देखना तो वो डिवीजन वाली लगेगी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, लॉग c अपॉन, तो साइड से लॉग कैंसिल, मॉड टी यानी कि टी ही लिख देंगे, यहाँ पे c अपॉन u। अब वैल्यू रखना है, t की वैल्यू क्या थी, tan x, c अपॉन u मतलब tan y। आप इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते थे, tan x इंटू tan y इज इक्वल टू c। ये भी आंसर हो सकता था। अब डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर बच्चों थोड़ा सा चेंज होगा। जैसे कोई log c नहीं ऐड किया होगा, c बस ऐड किया होगा, तो वो गलत तो नहीं है भाई, सही है वो भी, तो आंसर थोड़ा सा चेंज आएगा। जनरल सोल्यूशन में आंसर थोड़ा सा चेंज हो सकता है। अगर यहाँ log c ऐड किया तो वो आंसर आ रहा है, किसी ने c ऐड किया तो गलत उसका नहीं है, उसका भी आंसर एक्सेप्टेबल है। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया, सारे इधर देखो, आधे टर्म को क्या करेंगे बच्चों, लेट्स सेंड ऑल हाफ टर्म इन राइट हैंड साइड, सो इट वुड बी सेक स्क्वायर y 1 माइनस ई रेज टू एक्स dy। आधे टर्म को उधर भेज दिए। नाउ हमारा पर्पस बहुत क्लियर है, वेरिएबल सेपरेट करना है, तो x e पावर x dx की तरफ किसको लेके आना है, ये x का ये टर्म इधर आएगा, 1 माइनस ई पावर x माइनस सेक स्क्वायर y अपॉन tan y। तो ये आ गया इधर, ठीक है। क्या वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं? ऑन इंटीग्रेटिंग, ऑन इंटीग्रेटिंग e पावर x dx अपॉन 1 माइनस e पावर x इक्वल टू नेगेटिव सेक स्क्वायर y dy अपॉन tan y। चलिए बच्चों देख सकते हैं, अब ये भी बहुत इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा टी सब्स्टिट्यूशन से। यहाँ पे 1 माइनस एक्स को क्या मान लेना है, लेट 1 माइनस ई पावर एक्स इज टी, डिफ्रेंशिएट करेंगे, माइनस ई पावर एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, सो ई पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। यहाँ तो वही tan y को u मान लेते हैं, लेट tan y इज इक्वल टू u सेक स्क्वायर y डी वाई इज इक्वल टू डी यू। एक स्टेप स्किप किया है, रखते हैं यहाँ पे, क्या होगा, माइनस डी टी बाई टी, इधर माइनस डी यू बाई यू। इसका क्या होगा बच्चों, लॉग मॉड टी इक्वल्स टू लॉग मॉड यू प्लस लॉग सी, ठीक। फिर इधर लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग एम प्लस लॉग एन इज लॉग एम इंटू एन, तो लॉग यू इंटू सी, लॉग से लॉग यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, तो मॉड टी इज इक्वल टू यू सी, यू टी की वैल्यू 1 माइनस, अब मॉड हटा देते हैं, टी की वैल्यू 1 माइनस ई पावर एक्स इज इक्वल टू यू, यू यानी कि tan y
इंटू सी, 10y इज इक्वल टू सी उधर जाएगा तो 1/c भी तो एक कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे लिख दिया है 1 माइनस ई पावर एक्स इंटू कैपिटल सी, 1/c को सी मान लिया। तो चूंकि आप आंसर तो याद करके नहीं जाओगे ना, ये यहाँ पे आप आराम से छोड़ सकते हो। मैंने कहा थोड़ा बहुत इधर चेंज होगा क्योंकि उसने अब कैसे सॉल्व किया, ये थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस हो सकते हैं, अपन इसको आंसर मान सकते हैं क्योंकि यहाँ तक आपको कोई टेंशन नहीं था। तो इस तरह से बच्चों वेरिएबल सेपरेशन मेथड से जनरल सोल्यूशन आई थिंक आप लोग को समझ आ गया है। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के सेकंड मेथड समझने के पहले हमें समझना होगा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होते हैं, और उसके भी पहले हमें ये समझना होगा कि भाई होमोजेनियस फंक्शंस क्या होते हैं। मान लेते हैं कि fx_y एक फंक्शन है, x और y का कोई फंक्शन है, ये फंक्शन होमोजेनियस कहलाएगा n डिग्री का अगर इसके x की जगह लैम्डा x, इसके y की जगह लैम्डा y रख देते हैं तो लैम्डा की n पावर सामने आ जाती है और फंक्शन एज इट इज रह आता है, तब इसे हम होमोजेनियस फंक्शन कहते हैं। लेकिन ये किताबी डेफिनेशन है जैसे कि बुक में लिखा रहता है। अब मैं इसको समझाती हूँ आपको। मान लीजिए मैंने x² + y² फंक्शन लिया, अब ये होमोजेनियस है, लेकिन मैं इसे आसान तरीके से समझाती हूँ। देखिए होमोजेनियस का मतलब होता है हर एक टर्म में वेरिएबल की सेम पावर होना, नाम ही है होमोजेनियस। तो देखिए यहाँ पे x² वेरिएबल की 2 पावर है, y² वेरिएबल की 2 पावर है, तो ये होमोजेनियस है, हमें समझ आ गया है होमोजेनियस है। लेकिन जब भी आपको होमोजेनियस वाले क्वेश्चंस करने होंगे, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना होगा ना, तो स्टार्टिंग के 1 मार्क्स के लिए आपको उसे होमोजेनियस प्रूव करना होगा कि भाई आप होमोजेनियस की मेथड क्यों लगा रहे हैं, क्या ये एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसमें हम अगर प्रूव करना चाहते हैं तो ये जो किताबी डेफिनेशन है उसके हिसाब से कहती है डेफिनेशन कि x की जगह लैम्डा x रख दो। मान लो कि हमारा जो फंक्शन है वो है x² + y², ठीक। अभी डेफिनेशन कहती है कि x की जगह लैम्डा x रख दिया जाए, ठीक है, रख देते हैं। y की जगह लैम्डा y रख दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, x² क्या हो जाएगा, λ² x² हो जाएगा, और y² क्या हो जाएगा, λ² y² हो जाएगा। अब λ² बाहर निकल गया तो क्या बचा, x² + y² बचा, यानी कि जो हमारा फंक्शन था वो वापस मिल गया है, एज इट इज आ गया है हमारा फंक्शन, लेकिन लैम्डा की 2 पावर बाहर निकल गई है क्योंकि यहाँ पे सब जगह 2 ही पावर थी, तो ये होमोजेनियस सेकंड डिग्री का है। समझ आई बात। अगर मैं यही काम इसके साथ करूँ तो ये 3 डिग्री का होमोजेनियस है। यहाँ पे x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y रखेंगे तो लैम्डा क्यूब बाहर आ जाएगा, फंक्शन ऐसा का तैसा रह आएगा। यहाँ पे देखिए x² + xy ये भी 2 डिग्री का होमोजेनियस है। तो ऑफिशियल डेफिनेशन कहती है कि कोई भी फंक्शन होमोजेनियस फंक्शन तब कहा जाता है, मैं आपको इनफॉर्मल वे में बता चुकी हूँ कि भाई हर एक टर्म में सेम पावर हो तो कहते हैं कि होमोजेनियस फंक्शन है। लेकिन किताबी डेफिनेशन कहती है कि नहीं ये होना चाहिए तो उसे होमोजेनियस कहेंगे। यानी किसी भी क्वेश्चन में तुम देखते ही पहचान जाओगे कि ये होमोजेनियस है, लेकिन फॉर्मेलिटी करनी होगी, ये करके होमोजेनियस प्रूफ करना होगा। आई होप इसे आप समझ पाए हो कि होमोजेनियस फंक्शन क्या होते हैं, ठीक। अब हमें पढ़ना है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो होमोजेनियस फंक्शन हमें समझ आ गया है, अब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन यानी dy/dx का लफड़ा तो रहेगा ही। तो मान लेते हैं एक डिफरेंस, तो हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे, अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म, एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस फॉर्मेट का हो, इस फॉर्मेट का रेडीमेड दिया हो ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन ऐसे फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता होगा। dy/dx इज इक्वल टू एक होमोजेनियस फंक्शन ऊपर, दूसरा होमोजेनियस फंक्शन नीचे। जब किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिखा हुआ देखना या लिखा हुआ लिख सको तो उसे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। एग्जांपल से आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन है x + y अपॉन x - y, ये देखिए dy/dx इक्वल टू x + y, xy में होमोजेनियस ऊपर भी है, xy में नीचे भी होमोजेनियस है, बस ये एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। हम एक मेथड पढ़ेंगे जैसे इसे सॉल्व करना है, लेकिन पहले क्या जरूरी है कि भाई हम पहचान पाएं खुद से कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तभी तो हम उसमें कोई मेथड लगाएंगे। आपको पहचान पाना बहुत जरूरी है। दूसरी डेफिनेशन है, दूसरा एग्जाम्पल है dy/dx इज इक्वल टू x² - xy अपॉन x² + y²। इट इज अगेन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक। तो क्वेश्चंस जो है ना आपको 2 टाइप के मिलेंगे। पहले तो ऐसे टाइप के रहेंगे और कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे जिसमें कि ये सब नहीं करना पड़ेगा, पहले देखते साथ ही आप पहचान जाओगे। वैसे पहचान तो हम इसमें भी गए थे, बट एक दूसरा टाइप रहता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। वो क्या होता है, अगर आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा मिले dy/dx इज प्लस साइन y/x इज इक्वल टू y/x होल स्क्वायर, यानी कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन में x और y ना होके y/x या x/y
दिखे तो आप समझ जाना कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है। तो होमोजीनियस में हम ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिलेंगे, ऑफिशियल फॉर्मेट है ये, फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल एंड थर्ड एग्जाम्पल। ये 3 एग्जाम्पल से आई होप समझ पा रहे हो आप कि हमें कैसे टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेंगे। अब हमें इन्हें करना है सॉल्व। हम एक मेथड पढ़ चुके हैं जिसमें कि हमने देखा था कि वेरिएबल को अलग अलग कर दिया जाता है, वेरिएबल सेपरेट किए जाते हैं और फिर इंटीग्रेट कर लेते हैं। करना यहाँ भी इंटीग्रेशन है, लेकिन एक सवाल उठता है मन में कि यार ये सेकेंड मेथड बनाई क्यों गई है, ये मेथड क्यों बनी है। तो अगर इसके वेरिएबल सेपरेट हो जाते, देखिए ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने दिया है, अगर हम फर्स्ट मेथड इसमें लगाना चाहें तो फर्स्ट मेथड क्या कहती है, वेरिएबल सेपरेशन मेथड, कि हम वेरिएबल को अलग अलग कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेंगे। लेकिन अगर आप रात भर बैठ के भी ट्राई करोगे ना, इसके वेरिएबल सेपरेट नहीं होंगे। यानी कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पाते हैं और इस वजह से पहली मेथड इसमें नहीं लगती है, नहीं लग सकती है। अब सवाल उठता है कि यार आप जब वेरिएबल ही नहीं सेपरेट होंगे तो फिर आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम एक इसमें सब्स्टिट्यूशन करते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन करते हैं और थोड़ा सा करते हैं सॉल्व। इसके बाद इसके वेरिएबल सेपरेट हो जाने लगते हैं और जैसे ही वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे तो आप पहली मेथड लगा पाओगे। यानी कि वेरिएबल सेपरेशन, यानी कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कोई अलग मेथड नहीं है, करना हमें वेरिएबल सेपरेशन मेथड ही है। लेकिन पहले इसे वेरिएबल सेपरेट इसके हो जाएं, इसके लिए हम एक एफर्ट लगाते हैं। चलिए देखते हैं क्या है वो एफर्ट और क्या करना है। हाउ टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन बाय होमोजेनियस। हाउ टू सॉल्व होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन है। 80% चांस है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा वो होमोजेनियस ही होगा। अब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि जो भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है उसको इस फॉर्मेट में लेके आइए। ऐसा भी हो सकता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलरेडी इस फॉर्म में हो, लेकिन अगर नहीं दिया है तो इस फॉर्मेट में लाइए। अब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में प्रॉब्लम क्या होती है कि वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे होते हैं, तो हम कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूशन करते हैं कि वेरिएबल अलग अलग हो जाएं। तो उसके लिए वो सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, हमें पुट करना होता है y = vx। अब ये v क्या है, v एक नया डिपेंडेंट वेरिएबल है, v एक नया डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी y की जगह हम लोग अब v को लेके आते हैं। अब अगर y बदला है तो dy by dx भी तो बदलेगा, तो वो होता है v + x dv by dx। डिफरेंशिएट कर दिया x के रिस्पेक्ट में तो ये आता है। और अच्छी बात ये है कि हर एक क्वेश्चन में आपको यही रखना है। लेकिन अगर डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी क्वेश्चन में कुछ रखना है, किसी क्वेश्चन में कुछ रखना, हर एक क्वेश्चन में ये सब्स्टिट्यूशन करना है। अगर y डिपेंडेंट वेरिएबल है तो, अगर x डिपेंडेंट वेरिएबल है तो x और y इंटरचेंज हो जाएंगे। अब ये दोनों हमें अपने डिफरेंशियल इक्वेशन में रखना है और सॉल्व करना है। जैसे हम सॉल्व करेंगे हम देखेंगे कि इसके वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे और वेरिएबल सेपरेट हो जाने के बाद हम लोग पहली वाली मेथड उसमें लगाएंगे। कौन सी पहली मेथड, यानी कि वेरिएबल सेपरेशन मेथड। डिटेल में समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिया है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लेकिन आप ऐसे समझिए कि क्वेश्चन कोई भी हो, कैसा भी हो, होमोजेनियस हो तो आपको बन ही जाए, क्योंकि आप इंटीग्रेशन जानते हैं। मेन कॉन्सेप्ट यहाँ इंटीग्रेशन ही है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है आपको उसको dy by dx इस फॉर्मेट में लाना है। यानी कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन से हम dy by dx की वैल्यू लेके आएंगे। तो निकालते हैं dy by dx, क्या हो जाएगा, माइनस ये आएगा ऊपर x² - y² अपॉन 2xy। ये हमने dy by dx की वैल्यू निकाल ली। अब चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो, माइनस अंदर कर लेते हैं, y² - x² अपॉन 2xy। हमारा पहला स्टेप हो चुका है, dy by dx की वैल्यू हमने निकाल ली है। उसके बाद सेकंड क्या होता है स्टेप, y = vx पुट करना है और dy by dx की जगह ये, यानी ये दोनों हमें अपने डिफरेंशियल इक्वेशन में रख लेने हैं। अब हम लोग y = vx एंड dy by dx = v + x dv by dx अपने डिफरेंशियल इक्वेशन में रख लेते हैं। ठीक है, तो dy by dx की जगह ये रखना है, तो ये आएगा v + x dv by dx = y की जगह क्या रखना, v, तो v² x² - x² अपॉन 2x, x की जगह कुछ नहीं रखना है, सिर्फ y की जगह क्या रख रहे हैं हम लोग, vx रख रहे हैं। ठीक, सॉल्व इट, v + x dv by dx = देखो इसमें से x² कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा v² - 1 अपॉन 2v, x × x x²। अब x² से x² कैंसिल, v + x dv by dx = v² - 1 अपॉन 2v।
ठीक, यहाँ तक समझ आया। तो देखिए अब y हट चुका है और v आ गया है, एक नया वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल अब v हो चुका है। अब क्या करिएगा, v को उधर ट्रांसफर करिए, तो x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2v प्लस 1, v उधर गया तो माइनस v, तो x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2v स्क्वायर अपॉन 2v। अब इसको हम लोग यहाँ सॉल्व करके लिखते हैं, तो x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर, कितना हो जाएगा, माइनस का v स्क्वायर आएगा, है ना, माइनस v स्क्वायर और माइनस 1 अपॉन 2v। ठीक, यहाँ तक समझ आ गया। अब देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा सा छोटा होता जा रहा है हमारा टर्म। अब करना क्या है, जैसे रखते हैं थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो वेरिएबल जो है ना वो सेपरेट हो जाएंगे, मतलब वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे, वी डी वी एक तरफ और एक्स डी एक्स दूसरी तरफ। ठीक, तो अब हमें डी वी की तरफ ये दोनों को लेके आना है, तो ये डी वी हो गया और 2v आएगा इधर, तो 2v डी वी अपॉन ये जो है माइनस कॉमन लेते ये आएगा नीचे, तो वी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू डी एक्स और एक्स को उधर लेके आते हैं, डी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, तो अब माइनस साइन को उधर कर देते हैं, तो माइनस डी एक्स अपॉन एक्स और इधर क्या हो गया 2v डी वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1। अब देख सकते हैं कि वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं, जो पहले हम लोग फर्स्ट मेथड में पढ़े थे वही सिचुएशन है, बट एक प्रॉब्लम, बस एक चेंज है, प्रॉब्लम नहीं है, कि y की जगह v आ गया है। तो अब जैसे वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, ऑन इंटीग्रेटिंग, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रल 2v डी वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 माइनस इंटीग्रल डी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे वी स्क्वायर प्लस 1 को t मान लेते हैं, उसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो लेट वी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी, 2v डी वी इक्वल टू डी टी, तो ये हो गया आपका डी टी, तो इंटीग्रल हो जाएगा डी टी बाई टी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल डी एक्स अपॉन एक्स। तो 1 अपॉन टी का इंटीग्रल क्या होता है, लॉग मॉड टी होता है, तो ये आ जाएगा आपका लॉग मॉड टी इक्वल टू नेगेटिव लॉग मॉड एक्स प्लस कांस्टेंट ऐड करना है, लॉग सी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, लॉग मॉड टी, अब टी क्या है, वी स्क्वायर प्लस 1, जो कि नेगेटिव नहीं हो सकता इसलिए मॉड लिखने की जरूरत नहीं है, तो 1 प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, इधर लॉग की प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, लॉग m माइनस लॉग n, तो क्या हो जाएगा ये, अब लॉग्स दोनों साइड से कैंसिल, 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन मॉड एक्स। अब v की वैल्यू वापस रख देना है, v क्या है, v क्या है आपका, देखिए जब हम y इक्वल टू वी एक्स मानते हैं ना, तो v हो जाता है y बाई एक्स। ठीक है, तो हमें v की वैल्यू यहाँ पे रखनी है, 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाई मॉड एक्स। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाई एक्स, एक एक्स से एक्स कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स, ये होगा इसका जनरल सलूशन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर सलूशन निकालना है क्योंकि ये इनिशियल कंडीशन दी है, एक्स इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू 1, अगर एक्स इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू 1 रख दे तो सी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, देखो 1 प्लस 1 2, सी की वैल्यू 2 मिल जाएगी। ठीक है, अब जनरल सलूशन में वही सी रख लेते हैं वापस, तो क्या मिल जाएगा, पर्टिकुलर सलूशन। तो आपको पर्टिकुलर सलूशन मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, ये हो गया पर्टिकुलर सलूशन। क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x इज द पर्टिकुलर सलूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप समझ पाए हो आप लोग। तो वेरिएबल सेपरेशन से थोड़ा सा लेंदी कह सकते हैं आप इसको, एंड दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत चांसेस हैं कि जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन से जो क्वेश्चन आएगा वो होमोजीनियस से आ जाए। डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब होमोजीनियस में भी इस पैटर्न के, यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हैं, तीनों PYQs हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये तीनों NCERT क्वेश्चन है, और इन तीनों में आप एक चीज़ देख रहे होगे कि x बाई वाई या y बाई एक्स दिख रहा है। तो ये जो 2 क्वेश्चन हैं y बाई एक्स, जब हम लोग सब्सटीट्यूशन करते हैं ना y इक्वल टू वी एक्स, मैंने कहा होमोजीनियस में हर एक क्वेश्चन में y इक्वल टू वी एक्स रखना है, तो y अपॉन एक्स इज इक्वल टू वी हो जाता है। तो यानी आपको इस क्वेश्चन में जैसा हमने पढ़ रखा है वैसे ही सॉल्व करना है, लेकिन जहाँ y बाई एक्स दिख रहा है वहाँ v कर लेना है। लेकिन यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है उसमें x अपॉन वाई है,
तो मैंने कहा था कि जब y डिपेंडेंट वेरिएबल होगा तो अपन को यही रखना है, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल x भी तो हो सकता है। तो उस केस में हमें जस्ट उल्टा करना है, जो भी हमने पढ़ा है ना वो जस्ट अपोजिट करना है, यानी x इज इक्वल टू वी वाई हो जाएगा, ठीक है। एंड इन दिस केस x अपॉन वाई इज इक्वल टू वी, ठीक है। अब जैसे कि y इक्वल टू वी एक्स के टाइम पे हम लोग डी वाई बाई डी एक्स क्या रखते हैं, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, यही रखते हैं ना। अच्छा, अब अगर ये वाला सिचुएशन है x इज इक्वल टू वी वाई वाली सिचुएशन है, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो y के रिस्पेक्ट में दोनों साइड। तो dx अपॉन डी वाई क्या रखना है, x के y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो v y का डेरिवेटिव 1 प्लस y और v का डेरिवेटिव डी वी बाई डी वाई। तो क्या समझ आया कि जब सिचुएशन ऐसी हो कि डिपेंडेंट वेरिएबल y की जगह x हो, तो इन दिस केस आपको x इक्वल टू वी वाई रखना है और dx बाई डी वाई की वैल्यू ये रखनी है और x अपॉन y की वैल्यू v हो जाती है। बस इतना ही चेंज होगा, बाकी मेथड में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, इसको जरूर कर लेना। और अब इन 3 में से हम आपको बता देते हैं एक क्वेश्चन, ये काफ़ी लंबा चौड़ा है लेकिन हो सकता है बच्चों को डिफिकल्ट लगता हो, तो चलो यही वाला अपन लोग सॉल्व कर लेते हैं। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में अपन लोग क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, ठीक है। तो अपन लोग इससे डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। लेट्स फाइंड डी वाई बाई डी एक्स फ्रॉम दिस क्वेश्चन। तो क्या होगा, डी वाई है ना, तो ये आएगा आपका न्यूमरेटर में और ये आएगा डिनोमिनेटर में। तो ये हो जाएगा वाई, फिर ब्रैकेट एक्स कॉस वाई बाई एक्स प्लस वाई साइन वाई बाई एक्स अपॉन, फिर ये आएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स वाई साइन वाई बाई एक्स माइनस एक्स कॉस वाई बाई एक्स, ठीक है। ये आपको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मिल गई। फॉर्मेलिटी होती है कि पहले हम लोग लिखते हैं कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि इट्स अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड देन सॉल्यूशन स्टार्ट कर देंगे। इट्स अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बिकॉज इट इज, इसका फॉर्मेट क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई अपॉन जी ऑफ एक्स वाई, आप ऐसा लिख सकते हो। तो लेट्स पुट नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। सब y इक्वल टू क्या रखते हैं, v बाई एक्स, यानी y बाई एक्स इज इक्वल टू v। एंड एक और चीज़ होती है ना, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये हम लोग अपने डिफरेंशियल इक्वेशन में रख देते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह ये रखेंगे, तो ये आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई की जगह रख रहे हैं वी एक्स, तो एक्स कॉस, जहाँ जहाँ वाई बाई एक्स है वहाँ रखना है v प्लस वाई मतलब वी एक्स साइन v, ठीक है, ये हो गया अपॉन एक्स, वाई मतलब वी एक्स साइन v माइनस एक्स कॉस v, एक्स से एक्स कैंसल, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू v एक्स कॉस v। अच्छा, अब एक और चीज़ है, इस पूरे में न्यू अंदर x कॉमन है, तो अपन लोग एक काम करते हैं x कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस v प्लस v साइन v, ठीक है, अपॉन ऐसे ही नीचे में से भी x कॉमन है तो ले लेते हैं v साइन v माइनस कॉस v। अब आपका ये x कैंसिल। अब मैंने कहा था इस v को केयरफुली उधर लेके जाना है, तो x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू v जाएगा उधर तो ये हो जाएगा नेगेटिव, तो v इस v को ना अपन लोग अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो v कॉस v प्लस v स्क्वायर साइन v ये है अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज v साइन v माइनस कॉस v, प्लस v उधर गया तो माइनस v, तो x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू v कॉस v प्लस v स्क्वायर साइन v माइनस, अब ये पूरा मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो क्या होगा, v स्क्वायर साइन v माइनस माइनस प्लस v कॉस v अपॉन v साइन v माइनस कॉस v, ठीक है। तो अपन लोग इसको सॉल्व कर लिए हैं। नाउ क्या कैंसिल हो सकता है, ये दोनों कैंसिल, तो v कॉस v प्लस v कॉस v कितना आ जाएगा, 2v कॉस v अपॉन v साइन v माइनस कॉस v, ये किसकी वैल्यू है, x डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू। तो लेट्स सेपरेट द वेरिएबल ओवर हियर, ठीक है। तो
dv की तरफ ये पूरा जाएगा तो कितना हो, क्या सिचुएशन हो जाएगी, v sin v माइनस कॉस v अपॉन 2v cos v dv की तरफ इक्वल टू dx की तरफ क्या आ गया है, dx अपॉन x, यहाँ पे हो जाएगा dx अपॉन x। ठीक है, वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं, अब हमें इसे करना है इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेशन में कई बार सिचुएशन थोड़ा सा ऐसी हो जाती है कि हम लोग सोचने लग जाते हैं यार कैसे इसे इंटीग्रेट करें। तो v साइन v माइनस कॉस v dv और नीचे में क्या है 2v cos v। ठीक है, देखो 2 तो कांस्टेंट है, बाहर कर देते हैं, 2 इज नॉट द प्रॉब्लम, 2 बाहर हो गया और इधर हो गया इंटीग्रल dx अपॉन x। तो जो राइट हैंड साइड है उसका तो इंटीग्रेशन हमें आता है। LHS में क्या सीन है, तो अगर हम ध्यान दें और आपको ये फॉर्मेट याद हो इंटीग्रेशन का, f डैश x अपॉन एफ एक्स, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर होता है तो अपन जानते हैं log mod fx इसका इंटीग्रल होता है। ठीक, तो अगर हम ध्यान से देखें तो डिनोमिनेटर में जो टर्म है ना v cos v, उसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, v cos v का माइनस साइन भी आएगा, प्लस होता है, फिर v का डेरिवेटिव 1 और cos v ऐसे आएगा। यानी कि अगर हम लोग इसमें से नेगेटिव कॉमन ले लें, अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, ठीक है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये जस्ट डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में बन जाएगा। तो ठीक है, माइनस कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस कॉमन लिए तो क्या हुआ कि cos v हो गया आपका पॉजिटिव, cos v कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया, और ये हो गया नेगेटिव, तो माइनस v साइन v अपॉन v cos v, और यहाँ पे dv एंड इधर तो इंटीग्रल dx अपॉन x। ठीक, और अब इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर बैठा हुआ है, चाहो तो t मान लेना, और t सब्स्टिट्यूशन के बाद क्या आएगा, लेट v cos v इक्वल टू t, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, वही जो ऊपर बैठा हुआ है वही आएगा एग्जैक्ट, dv इक्वल टू dt। ठीक है, तो आएगा आपका माइनस हाफ इंटीग्रल dt बाई टी एंड यहाँ पे इंटीग्रल dx बाई x। तो फाइनली सक्सेसफुली हम इसे इंटीग्रेट कर पाए, माइनस हाफ लॉग मॉड t। ठीक है, अब t क्या है तुम्हारा, रख देते हैं, डायरेक्ट एक स्टेप स्किप कर दे रहे हैं, थोड़ा जगह कम है यहाँ पे, लॉग मॉड x प्लस c। ठीक, लॉग c भी लिख सकते थे, तो यहाँ पे इसने लिया है लॉग c ही, अपन भी लॉग c ले लेते हैं, प्लस लॉग c। ठीक, अब देखो लॉग की प्रॉपर्टी से यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा लॉग एक्स सी, और यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव हाफ है, वो लॉग के जो नहीं होता लॉग m पावर n इज n लॉग m, तो ये माइनस हाफ जाएगा इसकी पावर में, तो हो जाएगा लॉग, और इस v cos v के ऊपर माइनस हाफ लगेगा, यानी कि ये नीचे जाएगा और रूट ओवर v cos v हो जाएगा, इक्वल टू लॉग एक्स सी, इक्वल टू लॉग एक्स सी। अब यहाँ लिखते हैं 1 बाई, लॉग को हटा देते हैं, लेफ्ट कैंसिल, v cos v इज इक्वल टू एक्स सी। ठीक, अब c को तुम यहाँ पे ले आओ, 1 बाई सी इज इक्वल टू x, और ये पूरा गया इसके साथ v cos v। अब अपन लोग क्या करते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो 1 बाई सी का स्क्वायर तो कैपिटल कांस्टेंट ही है, x स्क्वायर एंड ये रूट हट जाएगा, तो v cos v। अब हमें लास्ट में वैल्यू रखनी पड़ती है v की, v क्या होता है, y बाई एक्स, इस क्वेश्चन में भी y बाई एक्स था, cos y बाई एक्स। ठीक है, नाउ x से x कैंसिल, तो c इज इक्वल टू एक्स वाई cos y बाई एक्स इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन है ये। फाइन, तो ये है इसका जनरल सोल्यूशन, आई होप समझ आ गया होगा। तो ये आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के ये y बाई एक्स या x बाई वाई पैटर्न के क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं हम अब लास्ट टॉपिक की ओर, जो कि है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन।